आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो सुनने में तो बच्चों की लगती है पर है बहुत गहरी। नादान दोस्त। ये कहानी है दो भाई बहन की, केशव और श्यामा। और उनकी जो छोटी सी दुनिया है ना, उसमें एक बहुत बड़ी घटना घटती है। उनके घर के कॉर्निस पर एक चिड़िया अंडे देती है और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सारा फोकस ही बदल जाता है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत तो बड़ी प्यारी है। दोनों बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले कॉर्निस की तरफ भागते हैं। उन्हें दूध जलेबी की भी सुध नहीं रहती। उनके मन में बस सवाल ही सवाल है। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे बच्चे कब निकलेंगे। और ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक वैज्ञानिक खोज है जो बच्चे अपने स्तर पर कर रहे हैं। उनके लिए वो कॉर्निस एक पूरी कायनात है जिसे वे समझना चाहते हैं। प्रेमचंद ने यहाँ बाल मनोविज्ञान को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा है। बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे अपनी छोटी सी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसी खोजबीन में उनकी नेक नियति उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां नतीजा बिल्कुल उल्टा निकलता है। तो आज की इस चर्चा में हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर प्रेमचंद इस छोटी सी कहानी से ज्ञान और कर्म के रिश्ते के बारे में क्या बड़ी बात कह रहे हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और बच्चों की जो जानने की बेचैनी है वो धीरे धीरे चिंता में बदलने लगती है। उन्हें फिक्र होती है कि चिड़िया बेचारी बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी, कहीं बच्चे भूख से मर तो नहीं जाएंगे। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी भावनाएं अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं रहीं, बल्कि सहानुभूति और जिम्मेदारी में बदल गई हैं। उन्होंने एक समस्या देखी, बच्चे भूखे हैं, और अब वो खुद को उस समस्या का समाधान करता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर समझ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे हमेशा एक बात हैरान करती है। घर में माँ हैं, बाबूजी हैं, लेकिन बच्चे उनसे अपने सवाल नहीं पूछते। वो आपस में ही सवाल जवाब करके खुद को तसल्ली दे रहे हैं। क्या ये कहानी माता पिता और बच्चों के बीच उस दौर के कम्युनिकेशन गैप पर भी कोई टिप्पणी है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रेमचंद के लेखन की खासियत है, उनका यथार्थवाद। वो कोई आदर्श परिवार नहीं दिखा रहे हैं, वो उस समय का समाज दिखा रहे हैं जहां माँ घर के काम धंधों में उलझी है और बाबूजी पढ़ने लिखने में। उनके पास बच्चों के इन फालतू सवालों के लिए फुर्सत नहीं है। सही बात है। इसलिए बच्चे अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, जिसके नियम भी वो खुद ही बनाते हैं, और यहीं से सारी गड़बड़ की नींव पड़ती है। बिल्कुल। तो अब इन प्रॉब्लम सॉल्वर्स ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया। फैसला हुआ कि कॉर्निस पर दाना रखा जाएगा। फिर श्यामा को ख्याल आया कि बच्चों को धूप भी लगती होगी, तो छत का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हाँ, और पानी के लिए एक प्याली भी। देखिए उनकी प्लानिंग कितनी मुकम्मल है। खाना, पानी और छत, जिंदा रहने के लिए जरूरी तीनों चीजों का उन्होंने ध्यान रखा। उनकी नीयत पर कोई शक कर ही नहीं सकता। वो तो पूरी शिद्दत से मदद करना चाहते हैं। और यहीं पर प्रेमचंद एक बहुत शक्तिशाली साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। इसका मतलब है कि कहानी पढ़ने वाले को या देखने वाले को वो सच्चाई पता होती है जो कहानी के किरदारों को नहीं पता। बिल्कुल सही। हमें यानी पाठक को ये पता है कि चिड़िया के अंडों को छूना नहीं चाहिए। हमें पता है कि उनकी ये सारी मेहनत, ये सारी नेक नियति एक बड़ी गलती साबित होने वाली है। हाँ। प्रेमचंद यहाँ हमें एक असहाय दर्शक बना देते हैं, जो बच्चों को मन ही मन चिल्लाकर रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता। यही बेचैनी इस कहानी को इतना असरदार बनाती है। तो अब मिशन की तैयारी शुरू होती है, और वो भी पूरी जासूसी के साथ। माँ सो रही हैं तो श्यामा चुपके से चावल निकाल लाती है। केशव एक पुरानी पत्थर की प्याली को साफ करके उसमें पानी भरता है, और छत के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का जुगाड़ होता है, जिसके सुराख को कागज से बंद किया जाता है। ये सब दिखाता है कि बच्चे कितने साधन संपन्न हैं। उनमें प्रॉब्लम को सुलझाने की कितनी लगन है। केशव स्टूल पर चढ़ने के लिए नीचे नहाने की चौकी लगाता है। स्टूल हिल रहा है, गिरने का डर है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो उस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और फिर वो पल आता है। केशव डरते डरते स्टूल पर चढ़कर कॉर्निस तक पहुंचता है। जैसे ही वो हाथ रखता है, दोनों चिड़िया उड़ जाते हैं, और जो वो वहां देखता है वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। उसे क्या दिखता है? कोई आलीशान घोंसला नहीं जैसा उसने पेड़ों पर देखा था। बस कुछ सूखे तिनके बिखरे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। हाँ, और यहीं से केशव का दिमाग एक और निष्कर्ष निकालता है। उसे लगता है कि इन बेचारे अंडों को, इन सख्त तिनकों पर कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी सहानुभूति और बढ़ जाती है।
वो श्यामा से एक कपड़े का टुकड़ा मंगवाता है। श्यामा अपनी पुरानी धोती का एक टुकड़ा फाड़ कर देती है। और अब आता है कहानी का वो क्षण जो सब कुछ बदल देगा। केशव उस कपड़े की कई तह करके एक मुलायम गद्दी बनाता है और बहुत धीरे से, बहुत प्यार से तीनों अंडों को उठाकर उस गद्दी पर रख देता है। ये उसकी नज़र में मदद का सबसे बड़ा काम था। उसे लगता है कि इसने अंडों के लिए एक आरामदायक बिस्तर बना दिया है, पर असल में यही कहानी का सबसे बड़ा अपराध था। ये सोचना ही कितना दुखद है कि उसका सबसे नेक काम ही सबसे बड़ी तबाही का कारण बना। उसने तो बस आराम पहुंचाना चाहा था। और यही ज्ञान और कर्म का रिश्ता सामने आता है। उसका कर्म यानी एक्शन पूरी तरह से नेक नियति से भरा था, लेकिन वो कर्म अधूरे ज्ञान पर आधारित था। उसे नहीं पता था कि प्रकृति के नियम इंसानी दुनिया के नियमों से अलग हैं। सही। हमारी दुनिया में मुलायम गद्दा आराम देता है, पर चिड़ियों की दुनिया में इंसानी स्पर्श मौत का पैगाम लाता है। उसकी अज्ञानता ने उसकी नेक नियति को जहर में बदल दिया। इसके बाद तो वो अपना मिशन पूरा करता है, पानी की प्याली रखता है, चावल के दाने रखता है और टोकरी से छत भी बना देता है। नीचे खड़ी श्यामा बार बार उसे अंडे दिखाने को कहती है, लेकिन केशव उसे डांट देता है कि गिर पड़ेगी तो अम्मा मेरी चटनी बना देंगी। इस बात पर दोनों में थोड़ी कहासुनी भी होती है। ये भी कितना स्वाभाविक चित्रण है भाई बहन के रिश्ते का, है ना? बिल्कुल। एक पल में वो एक टीम है और दूसरे ही पल में झगड़ रहे हैं। श्यामा धमकी भी देती है कि वो माँ से शिकायत कर देगी। उसे इस बात का मलाल है कि वो अंडों को अपनी आंखों से नहीं देख पाई। फिर माँ उठ जाती हैं, दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर देती हैं और पंखा झलने लगती हैं। गर्मी की दोपहर, थोड़ी देर में दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। और इसी नींद में भविष्य का अनर्थ छिपा है। वो आराम से सो रहे हैं, ये सोचकर कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ा और अच्छा काम किया है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि बाहर कार्निस पर क्या हो चुका है। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुलती है। हाँ। वो भागकर कानिस के पास जाती है और जो देखती है उससे सन्न रह जाती है। टोकरी का कहीं पता नहीं। और वो नीचे देखती है और फिर उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से चिल्लाती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। बच्चे उड़ गए। देखिए उसकी मासूमियत। उसे अब भी लगता है कि अंडों में से बच्चे निकले होंगे और उड़ गए होंगे। वो इस संभावना के बारे में सोच भी नहीं सकती कि कुछ बुरा हुआ है। केशव घबराकर उठता है और भागकर बाहर आता है। वो देखता है कि तीनों अंडे जमीन पर टूटकर बिखरे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने जैसी सफेद और पीली चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। कहानी में लिखा है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वो एक पल में समझ गया कि कुछ बहुत भयानक हो गया है। वो पूरी सूरत, मतलब पूरी पिक्चर देख सकता है। श्यामा अभी भी पूछ रही है, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? लेकिन केशव के पास अब कोई विद्वानों वाला जवाब नहीं है। वो बस करुण स्वर में कहता है, अंडे तो फूट गए। और तभी उनकी माँ वहां आ जाती हैं। टूटे अंडे देखकर वो गुस्से में पूछती हैं, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा? अब श्यामा को भाई पर तरस नहीं आता। उसे लगता है कि केशव ने ही उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए वो सच बता देती है। और फिर माँ वो एक वाक्य कहती हैं जो बच्चों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। वो कहती हैं, छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सीती। ये वो ज्ञान है जो उन्हें बहुत देर से मिला। अगर ये बात उन्हें पहले पता होती तो कहानी कुछ और होती। बिल्कुल। और इसके बाद माँ का जो आखिरी वाक्य है वो केशव के लिए किसी सजा से कम नहीं है। जब श्यामा पूछती है कि क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए हैं, तो माँ कहती है, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। ये बहुत कठोर शब्द हैं एक बच्चे के लिए। पाप, दुष्ट, जाने ले लिए। उसने तो जाने बचाने की कोशिश की थी। यहीं पर वयस्क दुनिया और बच्चों की दुनिया का टकराव होता है। माँ का नजरिया परिणाम पर आधारित है। अंडे टूट गए यानी 3 जाने चली गई। वो केशव की नीयत नहीं देख रही, सिर्फ नतीजा देख रही हैं। और उस नतीजे के आधार पर उसे पापी और दुष्ट करार दे रही हैं। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या गुजरी होगी जिसे अपनी सबसे बड़ी नेकी का ये सिला मिला। कहानी के अंत में केशव रोनी सूरत बनाकर कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसकी इस बात पर माँ को हंसी आ जाती है, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहता है। और यहाँ जो टूटे हुए अंडे हैं वो सिर्फ अंडे नहीं हैं, वो केशव की टूटी हुई मासूमियत का प्रतीक है। उसका अपनी नेकी पर जो भरोसा था वो टूट गया। उसका ये विश्वास कि अच्छा करने से अच्छा होता है वो टूट गया।
उसे जिंदगी का सबसे कड़वा सबक मिला था। और वो दोनों चिड़ियां वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी। ये कहानी का अंत है, पर ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने शुरू में सवाल उठाया था कि प्रेमचंद ज्ञान और कर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। तो क्या सबक यही है कि बिना पूरी जानकारी के कोई काम नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये उससे भी गहरा है। कहानी ये भी बताती है कि दुनिया हमेशा आपकी नीयत के हिसाब से नहीं चलती है। प्रकृति के अपने नियम हैं, समाज के अपने नियम हैं, और जब तक आप उन नियमों को नहीं समझते, आपके अच्छी से अच्छी भावना भी विनाश का कारण बन सकती है। हाँ, केशव का पाप असल में अज्ञानता का पाप था। ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब है कि कहानी में कोई एक विलन नहीं है। गलती शायद उस जानकारी की कमी में है जो बच्चों और चिड़िया के बीच और बच्चों और उनके माता पिता के बीच एक दीवार की तरह खड़ी थी। बिल्कुल, और ये हमें कहानी के शीर्षक पर वापस ले आता है, नादान दोस्त। ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि ये नादान दोस्त आखिर है कौन? क्या सिर्फ केशव और श्यामा जिन्होंने दोस्ती निभाने की कोशिश में सब बिगाड़ दिया, या फिर वो चिड़िया भी नादान दोस्त थीं जो बच्चों की नेक नियति को नहीं समझ सकीं और डर के मारे अपने ही बच्चों को नष्ट कर दिया? शायद नादानी दोनों तरफ थी, और इसी नादानी के टकराव का नतीजा ये त्रासदी थी।